जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का एक नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। मतलब एक पूरी सीरीज होगी बायोलॉजी। इस पूरे सीरीज में हम बायोलॉजी के बारे में जानेंगे और इस सीरीज का नाम होगा परिश्रम सीरीज। इस परिश्रम सीरीज में बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के बारे में हम A to Z हर एक चीज को जानेंगे, चाहे वो ऑर्गन सिस्टम से हो, चाहे रिस्पिरेटरी सिस्टम हो या सर्कुलेटरी सिस्टम हो या अभी पाचन तंत्र, मतलब जितना भी होगा, चाहे जो ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, A to Z जितनी भी चीजें होती हैं बायोलॉजी में, सारी चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वो सीरीज चाहे महीने दिन जाए, चाहे 2 महीने जाए, जितना दिन चलेगा पूरी सीरीज को खत्म करेंगे। आज का जो सीरीज है, सीरीज का जो आज पहला वीडियो है, ये इस पहले वीडियो का जो नाम है ये है सेल के बारे में। हमको कोशिका के बारे में पढ़ना है और ये कोशिका का पहला पार्ट है। अब चूंकि क्या होता है ना, कोशिका अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, तो एक वीडियो में अगर पढ़ा जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग 1.5-2 घंटे का भी वीडियो हो सकता है। तो हम इसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम कोशिका की अगर बात करते हैं तो ये कोशिका होती क्या है? कोशिका क्या होती है? तो कोशिका का मतलब है कि हमारा जो शरीर बना है, हमारा शरीर कोशिका से ही निर्माण हुआ है, कोशिका के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। अब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती है। अब चूंकि हमारा शरीर बड़ा है तो बहुत सारी करोड़ों संख्या में क्या होती है, अगर कोशिकाएं मिलती हैं तब जाकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। अब जो हम कोशिका पढ़ रहे हैं तो कोशिका का जो टेक्निकल नाम होता है, जिसे बायोलॉजिकल नेम कहते हैं, वो होता है साइटो। जैसे यहाँ पे लिखा गया बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? साइटो होता है। लेकिन इसका जो अध्ययन होता है कि मैंने कोशिका को किसमें पढ़ते हैं, तो कोशिका का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है साइटोलॉजी। यानी कोशिका का बायोलॉजिकल नाम साइटो और उसका कोशिका का जो हम अध्ययन करते हैं, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में हम पढ़ते हैं, वह होता है साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल कहलाता है। अब जो कोशिका होता है ना, कोशिका क्या होता है? कोशिका अपने आप में बहुत छोटी इकाई होती है। बस आप यूं समझ लीजिए कि जो कोशिका है, अगर आप एक कलम के नोक के बराबर, जैसे एक कलम है, इस अगर कलम को देखेंगे तो इस कलम के अगर नोक को हम देखेंगे तो नोक के बराबर अगर कभी मांस का अगर हम टुकड़ा निकालें तो इस कलम के नोक के बराबर जो मांस का टुकड़ा होगा उसमें भी लगभग 8 से 10 कोशिकाएं होती हैं। यानी आप अब समझ लीजिए, कभी कभी कलम का जो छर्रा होता है जिससे कलम चलती है, अगर कभी कभी वो गिर जाता है तो उसको ढूंढने में बड़ा मुसीबत हो जाती है। अब उस एक छर्रे के बराबर अगर देखा जाए तो उसमें 8 से 10 कोशिकाएं होती हैं। अब उसमें से एक, हम जो भी बात करेंगे उस एक कोशिका के बारे में बात करेंगे। अब बहुत सारी कोशिका नहीं, एक कोशिका के बारे में। तो कोशिका को देखना बहुत मुश्किल है, उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर बना हुआ है, उसमें कोशिका का कैसा रोल है, उसमें कोशिका कैसे रोल अदा करती है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। सबसे पहले हमारा जो एक घर बना होता है उसमें सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो सबसे छोटी जो इकाई होती है वह एक ईंट होता है। ईंट का मतलब जो भी घर बनता है पहले उसमें क्या किया जाता है, तो पहले एक एक दीवार बनाई जाती है। दीवार बना के उसके बाद से कई सारी दीवार मिलके 4 दीवार मिलती है तो एक कमरा बन जाता है। ऐसे बहुत सारे कमरों को, तो यही कहने का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे ईंट मिलाएंगे तो बहुत सारे ईंट से मिलके एक दीवार बनेगा, और एक दीवार जब बन जाएगा तो ऐसे ऐसे कई ठो दीवार मिला के 4 ठो अगर दीवार मिलाएंगे तो एक कमरा बनेगा, और बहुत सारे कमरों को मिला के एक घर बनता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो हमारे शरीर का जो निर्माण होता है, यह शरीर का निर्माण कैसे होता है? तो सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, माने सबसे छोटा जो भाग होता है कोशिका, और बहुत सारी कोशिकाओं को मिलाते हैं तब जाके उत्तक बनता है। अब उत्तक क्या होता है? जैसे उत्तक का काम होता है शरीर को जोड़ना, जैसे कई प्रकार के उत्तक होते हैं, उसी में एक आता है संयोजी उत्तक। जैसे ब्लड भी हमारा क्या है, तो ब्लड भी टिश्यू है, यानी उत्तक है। बहुत सारा ब्लड मिलके क्या बनता है, तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलती है तो उत्तक बनता है, और बहुत सारे उत्तक मिलके अंग का निर्माण करते हैं। अब जैसे ब्लड भी एक अंग है, अब हमारा हाथ भी एक अंग है, पैर भी अंग है, तो ये किससे बना है? तो इनमें उत्तक है, और उत्तक में क्या है? कोशिका है। यानी कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, और अंग से शरीर बनता है, तब जाके एक हमारा बॉडी का निर्माण होता है। यानी अगर सबसे छोटी, सबसे लो लेवल पे अगर देखा जाए तो सबसे लो लेवल पे क्या होता है? कोशिका होता है। कोशिका से उत्तक बनता है, और उत्तक से अंग, और अंग से शरीर का निर्माण होता है। इस प्रकार हमारे बॉडी का एक जो ह्यूमन बॉडी है, पूरी ह्यूमन बॉडी का ऐसे निर्माण होता है। इसीलिए ये जो कोशिका, सबसे छोटी इकाई जो कोशिका है ना, इसलिए कोशिका को क्या कहा जाता है? तो कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। माने इससे छोटी इकाई, कोशिका से छोटी इकाई संभव नहीं है, सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि यह जो कोशिका होती है सबसे छोटी इकाई होती है। अब ये
इसका कार्य क्या होता है? तो यह हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का कार्य करती है। संरचनात्मक का मतलब क्या है कि हमारे शरीर को संरचना कैसी देनी है, इसका रूपरेखा कैसा होगा, इसका निर्धारण कौन करता है? तुम्हारी कोशिकाएं सेल करती है। हमारी शरीर कार्य कैसे करेगी, उसमें कौन कौन से अंग होंगे, उसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के द्वारा होता है। इसलिए कहा जाता है कि कोशिका जो होती है शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है और साथ ही साथ कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि कोशिका का आखिर में खोज कैसे हो, कैसे पता चला कि हाँ कोशिका नाम की भी कोई चीज होती है। तो कोशिका की खोज सबसे पहले दो वैज्ञानिक थे, एक थे रॉबर्ट हुक और एक थे ल्यूवेनहॉक। इसमें जो रॉबर्ट हुक थे ना, इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज करी, लेकिन उन्होंने जो कोशिका की खोज करी थी वह एक कोशिका मृत कोशिका थी। कब खोज किया था? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका की खोज की गई। अब यह जो मृत कोशिका थी ना, कहां से खोजा गया? तो एक बार में बैठे थे, तो एक पेड़ था, पेड़ की छाल को उन्होंने देखा कि उस पेड़ के छाल को निकाला और उसमें से उसको माइक्रोस्कोप से जब देखे तो उसमें बहुत सारे गड्ढे दिखे, बहुत सारे एक समूह दिखा। वो किसका था, वो कैसा दिख रहा था? तो आप मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा कुछ उनमें कुछ संरचना दिखी। वह संरचना ही क्या थी? तो वह संरचना मृत कोशिका का समूह था, मृत कोशिकाओं का समूह था। कैसी मृत कोशिकाएं थी? तो पेड़ के छाल की मृत कोशिकाएं खोजी गई थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका का खोज किया गया। कब किया गया? तो 1665 ईस्वी में किया गया। अब इसके बाद आते हैं ल्यूवेनहॉक। एक ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1674 ईस्वी में किसकी खोज करी? तो जीवित कोशिका की खोज की। सबसे पहले खोज किसने किया? तो अभी भी सबसे पहले नाम आता है रॉबर्ट हुक का। वो चाहे मृत खोजे चाहे जीवित, सबसे पहले खोज किसका हुआ? तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में और ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की गई। एक कोशिका के बारे में कुछ बेसिक। अब थोड़ा सा और बेसिक देख लेते हैं कोशिका के बारे में। जैसे कोशिका, कभी-कभी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। अब सबसे छोटी और सबसे बड़ी भी दो प्रकार की होती है कि ओवरऑल हम देख रहे हैं या केवल मनुष्य में देख रहे हैं। ओवरऑल करने मतलब पूरी पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु है उसमें हम देख रहे हैं या केवल मनुष्य में देख रहे हैं। अगर हम सब पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु अगर उसमें हम देखें तो उसमें अगर ओवरऑल में हम बात करें तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वह सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो ऑस्ट्रिच का होता है। ऑस्ट्रिच क्या होता है? तो ऑस्ट्रिच आप शुतुरमुर्ग के बारे में सुने होंगे। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, उसकी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। लगभग कितने? तो लगभग 170 mm इसकी जो होती है, 170 mm लंबी सबसे बड़ी कोशिका होती है। किसकी? तो ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा की होती है। ये ओवरऑल में है। ओवरऑल का मतलब जितने इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं उनके अंदर की हम बात कर रहे हैं। तो उनमें सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की लगभग कितना होता है? 170 mm होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। अब बात करते हैं हम मानव में। भाई ये तो ओवरऑल हो गया। अब मानव में कौन होता है सबसे बड़ा? तो मानव की अगर बात करें तो मानव में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वह होता है ओवम। ओवम क्या होता है? अंडाणु। जो महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, रजोधर्म के समय जो अंडा बनता है उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है महिला में। और सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कितनी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका जो मनुष्य का स्पर्म बनता है, जो पुरुष का जो स्पर्म होता है यानी शुक्राणु जो बनता है उसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। यानी मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो महिलाओं में बनने वाला जो ओवम होता है उसकी कोशिका यानी अंडाणु की कोशिका सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी कोशिका तो पुरुष का जो शुक्राणु बनता है वह कोशिका सबसे छोटी होती है। अब इसमें एक जगह और लिखा है सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका होती है। कहां पाई जाती है? तो हमारा जो न्यूरॉन तंत्र यानी जो ब्रेन है, खोपड़िया है, इसके अंदर पाया जाता है न्यूरॉन तंत्र पाया जाता है और उसमें न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है। अब हम जब कभी बाइक चलाते हैं ना तो अक्सर बिना हेलमेट का बाइक चलाते हैं और पुलिस पकड़ती है, चालान काटती है। चालान पुलिस अपने लिए नहीं काटती, पुलिस को चालान मजबूरी में काटना पड़ रहा है। वो बार बार आपसे कह रही है, पुलिस या ट्रैफिक का जो भी पुलिस है वो बार बार आपसे यही कह रहा है कि आप हेलमेट लगाइए, हेलमेट लगा के घूमिए, लेकिन हम लोग नहीं लगाते। क्यों? कि हमारा शो बिगड़ जाएगा, बाल बिगड़ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, कोई पसंद नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। अगर जिंदा रहेंगे ना तो कोई भी पसंद करेगा, सब सारी चीजें चलती रहेंगी, सब कुछ सही रहेगा। अब दिक्कत क्या है? अगर नहीं लगाए तो क्यों क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हो सकता है। अगर गिर गए, अगर बाय द वे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के साथ साथ क्या होता है कि अगर ब्रेन में लग गया चोट तो उसका घाव भरना बड़ा मुश्किल हो जाता
होता है, क्योंकि ब्रेन की जो न्यूरॉन कोशिका है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब कहें सर कोशिका विभाजन क्या होता है, तो कोशिका विभाजन के बारे में हम बता दें आपको कि अभी जब कभी हमें घाव लग जाती है, अगर हल्का फुल्का घाव है तो चोट अगर कहीं ऊपर लगी है ना तो वो काला पड़ जाता है, और काला पड़ जाने के बाद अगर कहीं गए हैं कुटाए उटाए हैं तो आंख के नीचे काला हो जाता है, चेहरे पर काला पड़ जाता है, कहीं थुराए उड़ाए हैं तो। अब जब कालापन पड़ जाता है ना, तो जब काला हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको हम गर्म पानी से या गर्म चीज से किसी से उसको धोते हैं, गर्म चीज से उसकी सेकाई करते हैं। क्यों करते हैं कि जब गर्म चीज से जब सेकाई करेंगे ना तो जो कोशिका है, जो हमारा कालापन पड़ा है, काला क्यों पड़ा है कि वहां की जो कोशिका है वो कोशिका मर चुकी है। अब जब कोशिका मर गई है तो कोशिका मरने की वजह से पूरा काला पड़ गया। अब जब उसको गर्म करते हैं ना, तो जब उसको गर्म चीज से सेकाई करते हैं तो आसपास की सभी जो जिंदा कोशिकाएं हैं उनको लगता है कि अरे कहीं कुछ लग गया है, कहीं चोट लग गया है, का ये कहाँ गर्म चीज से सेकाई कर रहा है, तो वो क्या करते हैं आसपास में देखेंगे, अच्छा तो मर गया। अब उसको जीवित करने के लिए ये कोशिकाएं उससे संपर्क करती हैं। अब उसको क्या करेंगी, अब कोशिका के अंदर एक पाया जाता है लाइसोसोम, उसके बारे में सारी चीजें हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब उसमें क्या होता है ना, सर सफाई का कार्य करता है, सफाई करेगा, नई कोशिकाएं जो जीवित कोशिका है वो अपने में विभाजन करेंगी और विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाएं बनाती है। अब जब नई कोशिकाएं बन गई तो ऐसे नई कोशिका बना, वो आगे बढ़ा, फिर उससे नई कोशिका बनेगी, वो आगे बढ़ेगी, फिर नई कोशिका बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, ऐसे करते करते पूरा हमारा घाव सही हो जाता है कि जो काला हुआ है वो सही हो जाता है। फिर ऐसे ही कहीं कट गया है तो जो कटा हुआ हिस्सा है उसमें भी क्या होता है, वो भी धीरे धीरे घाव भरना शुरू हो जाता है। क्यों घाव भरता है, क्योंकि वो जो कोशिका विभाजन हो रहा है, कोशिका विभाजन को ऐसे घाव भर रहा है। अब बात आती है ब्रेन में। ब्रेन में जो है ना, जो मस्तिष्क का जो कोशिका है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब आप बताइए, अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो अगर मस्तिष्क में अगर चोट लग जाए तो क्या वो घाव भरेगा, घाव नहीं भरता है। इसलिए मस्तिष्क में जब चोट लग जाती है तो घाव नहीं भरता है, तो मरने की संभावना कंफर्म हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हेलमेट लगाइए। हेलमेट लगाने से मतलब क्या होगा कि अगर मान लीजिए ऊपर अगर घाव लगता है तो ठीक है, ऊपर लगा, खरोच आ गया, ब्लड निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। खोपड़ी में लग गया थोड़ा सा ऊपर, हड्डी पे लग गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, हड्डी टूट गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके अंदर जो न्यूरॉन है, जो न्यूरॉन कोशिका है, अगर उसमें लग गया, अगर उसमें हुमच का लग गया तो उससे तब बचना मुश्किल हो जाएगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो फिर अब एक दिमाग में आपके सवाल आएगा कि कोशिका विभाजन अगर मस्तिष्क में नहीं होता है तो कोशिका विभाजन तब तो कहीं बहुत ज्यादा होता होगा। हाँ, कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा कहां होता है, तो लीवर जो होता है, यानी जो यकृत होती है, हमारा जो लीवर होता है, लीवर में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा लीवर में होता है। कहां नहीं होता है, तो न्यूरॉन में नहीं होता है। न्यूरॉन जो कोशिका होती है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, सबसे ज्यादा होता है तो लीवर में होता है। इसलिए लीवर का जो होता है ना, लीवर अपने आप भी घाव को सही कर लेता है। अगर लीवर कभी लीवर डोनेट किया जाता है तो लीवर का घाव अपने आप भर जाता है। अब बात आती है यहाँ पे, चलिए यहाँ तक तो समझ में आया भाई न्यूरॉन कोशिका क्या होगी। अब यहाँ पे कोशिका सिद्धांत आता है। क्या होता है कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत को दो वैज्ञानिक स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था। उन्होंने क्या किया था, इसमें जो कोशिका सिद्धांत है इसमें उन्होंने दो नियम दिया था। क्या कहा था कि शरीर का जो निर्माण हुआ है वो किससे होता है, तो कोशिका से होता है। शरीर का निर्माण किससे होता है, कोशिका से होता है। किसका कथन है, तो स्लाइडेन तथा स्वान का पहला कथन है। उसने दूसरा भी कथन कहा कि जो कोशिका विभाजन है ना, कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये स्लाइडेन तथा स्वान का जो कोशिका सिद्धांत है, इसकी दो मुख्य बातें हैं। पहला बात क्या कहता है कि शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। दूसरा कहता है कि कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह जो कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाओं का जो निर्माण की बात कही गई, यह रुडोल्फ विर्चो के द्वारा यह शब्द दिया गया कि कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसने कहा था, तो रुडोल्फ विर्चो के द्वारा यह कथन कहा गया था। अब इसका एक अपवाद भी है, विषाणु। विषाणु क्या मतलब, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। यह कोशिका सिद्धांत पे कार्य ही नहीं करता है। कौन, तो विषाणु कोशिका सिद्धांत पे कार्य नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि विषाणु जो है ना वो निर्जीव की भांति भी व्यवहार करता है और सजीव की भांति भी व्यवहार करता है। जब तक किसी कोई पदार्थ या किसी व्यक्ति के किसी के संपर्क नहीं आया है तब तक वह निर्जीव है। जैसे ही किसी के भी संपर्क में आ जाता है वह क्या हो जाता है, तो सजीव की भांति कार्य करने लगता है। इसलिए यह जो विषाणु है ना, सजीव की भांति कार्य, सजीव और निर्जीव दोनों की भांति कार्य करता है। इसलिए यह कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ये हो गया आपका विषाणु हो गया। इसलिए विषाणु को ना सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कही जाती है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, यहां तक कोई दिक्कत। अब बात आती है यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल, मतलब सेल के कितने, माने कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। तो कोशिका के मुख्य प्रकार में दो प्रकार होता है। कौन कौन, तो एक होता है पादप कोशिका और एक होता है जंतु कोशिका, यानी एनिमल सेल और प्लांट सेल। यहाँ पे लिखा भी है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल।
जंतु कोशिका और पादप कोशिका। अब ये बताइए, सबसे पहले तो कोशिका का खोज किसमें रॉबर्ट हुक ने किया था, किसमें किया था? तो पेड़ में किया था। पेड़ की जो छाल है उसमें खोज किया गया था, तो वो भी तो प्लांट सेल ही हो गया ना। मनुष्य में, मनुष्य का जो घाव भर जाता है या कहीं कट पीट गया, क्या कहीं चोट लग गई, कोई भी चीज होती है तो उसमें एनिमल सेल हो। अब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में ना इसमें कुछ चीजें होती हैं। अब जैसे केवल कोशिका तो है नहीं, अब कोशिका, अब हम बताए थे कि अगर एक कलम के नोक के बराबर अगर हम कहीं से मांस का टुकड़ा निकालें तो उसमें 8 से 10 कोशिकाएं होती हैं। अब उस 8 से 10 कोशिकाओं में क्या होता है, तो उन 8 से 10 कोशिकाओं की अगर एक कोशिका को हम देखें, उसमें से और जूम करके देखें, तो उसमें कम से कम 5, 7, 8 चीजें उसमें उसके अंग होते हैं। अब कहेंगे कि सर अभी तो एक कलम के नोक के बराबर उसमें 8-10 कोशिकाएं, अब उनमें से एक कोशिका में 8-10 अंग तो होता है। उसको जूम करके देखेंगे, वहीं से जितनी भी हमारे शरीर की क्रियाएं हो रही हैं, सारी क्रियाएं वहीं से संचालित हो रही हैं। अब कहेंगे कैसे? जैसे हम बोल रहे हैं, हमारे अंदर ऊर्जा बन रही है। अब ऊर्जा बना तो अभी हम बोल पा रहे हैं। अब अगर ऊर्जा हमारे अंदर ना बने तो हम कैसे बोल पाएंगे? तो शक्ति हमारे अंदर आ रही है। कैसे आ रही है? तो कोशिका के द्वारा ही आ रही है। अब वह कौन सी कोशिका है जिसके द्वारा हमारे अंदर शरीर के अंदर शक्ति का निर्माण किया जाता है? अब इन सब सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे कोशिकांग में। अब कोशिकांग में, कोशिकांग का मतलब क्या है कि कोशिका के कौन कौन अंग होते हैं उन्हें कोशिकांग कहा जाता है। अब कोशिकांग में कौन कौन से अंग आते हैं? जैसे कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति ये मनुष्य में नहीं पाया जाता, मतलब जीवधारियों में नहीं पाया जाता है। यह पाया जाता है तो पेड़ पौधों में पाया जाता है। हाँ, हमारे अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, माइटोकांड्रिया पाया जाता है, गाल्जिकाय पाया जाता है, तारककाय है, केंद्रक है, लाइसोसोम है, इसके बाद से जीव द्रव्य आता है, केंद्रक द्रव्य आता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो इस सब सारी चीजें किसमें आती हैं? तो ये सारी की सारी कोशिकांग में आती हैं। अब एक वीडियो में कोशिका के बारे में संपूर्ण अध्ययन करना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए अभी ये अपना जो सीरीज शुरू हुआ है, यह सीरीज के बाद अब इस सीरीज का, ये बायोलॉजी में इस सीरीज का पहला पार्ट है। और पहले पार्ट में क्या है? कोशिका है, कोशिका का ये पहला पार्ट है। अभी इसके बाद से अभी 1-2 पार्ट और आएंगे और उस पूरे पार्ट में, 2-3 पार्ट में हम कोशिका के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लेंगे। अब अगले इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, अब इसमें क्या रहेगा? तो कोशिकांग के बारे में, जितनी भी कोशिका के जितने भी अंग हैं, सभी कोशिकांगों के बारे में हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे A to Z कि वो कोशिका का कार्य, कोशिका का जो अंग है, जैसे कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, कैसे कार्य करता है, कहां पाया जाता है, कोशिका झिल्ली कैसे कार्य करता है, इसमें क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं, कैसे कार्य करता है, माइटोकांड्रिया का मुख्य कार्य क्या है, माइटोकांड्रिया होता क्या है, कहां है, कैसे पाया जाता है, इसकी संरचना कैसी होती है, गाल्जिकाय कहां पाया जाता है, इसका कार्य क्या होता है। तो इन सबके बारे में हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर मिलते हैं, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं और उसमें हम संपूर्ण चर्चा करेंगे कोशिकांग के बारे में। तब तक अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और ये जो सीरीज अपना शुरू हुआ है, इस सीरीज को कंटिन्यू बना रहे, इसलिए अपना जो प्रेम है, अपना जो विश्वास है वो बनाए रखिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए।